अब जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ए शॉर्ट बैकग्राउंड ऑन द कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ टुडे। आज जो हमारे देश का संविधान है, इस तरह का संविधान कैसे बना, कौन कौन सी ऐसा कारण था कि हमारे देश के नेताओं ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाने का फैसला किया। कौन कौन सी ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान एडॉप्ट किया गया, भारत में एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाली सरकारें बनी। जो हमारा आज का संविधान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। आखिर हमारे देश में आज़ाद होने से पहले कभी भी डेमोक्रेसी भारत में नहीं था। जब देश में सरकारें बनी तो शुरू में मोनार्की था, राजतंत्र था, और राजतंत्र के बाद फिर ब्रिटिश रूल आ गया, जिसमें हम कॉलोनियल रूल के हिसाब से काम रह रहे थे। डेमोक्रेसी की कोई परंपरा इस देश में नहीं थी, न कभी इस देश में पहले कोई डेमोक्रेटिक सरकार चली थी। तो फिर क्या कारण था, कौन से ऐसे पृष्ठभूमि था, कौन सी चीज़ें भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के दिमाग में थी जिनके कारण उन्होंने इस देश में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला किया, उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे लिखा है कि इंडियंस वेयर सब्जेक्टेड टू टोटलिटेरियन रूल अंडर द ब्रिटिश वेयर मेनी ऑफ देयर बेसिक राइट्स वेयर कर्टाइल्ड। जैसे आप जानते हैं कि भारत के संविधान बनने से पहले इस देश में ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल एक निरंकुशवादी शासन था, यानी वह अपनी इच्छा से शासन चलाती थी। भारत के नागरिकों का कोई भी इच्छा को उनके शासन पद्धति में शामिल नहीं किया गया था, यानी अपने मन से, अपनी इच्छा से ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन चलाती थी, जिसमें नागरिकों के बहुत सारे मूलभूत अधिकार उनको नहीं मिले हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया कि चूँकि ब्रिटिश काल में या उसके पहले नागरिकों को कोई अधिकार दिया नहीं गया था, इसलिए भारत के संविधान बनाने वालों ने सबसे पहला परिवर्तन ये किया कि उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे देश का जब संविधान बनेगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नागरिकों को अधिकार नहीं दिया गया है, तो हम अपने नागरिकों को अधिकार देंगे। ये फैसला संविधान बनाने वालों ने किया, और इसके लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार हर हाल में देश के नागरिकों को दिए जाने चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रूलिंग पार्टी, ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स, कि सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार हर हाल में प्रदान किए जाने चाहिए। इसका बैकग्राउंड यही था कि चूँकि ब्रिटिश पीरियड में कोई फंडामेंटल राइट नागरिकों को प्राप्त नहीं था, इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने नागरिकों को फंडामेंटल राइट देने का फैसला किया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय क्या था कि ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ पीपुल टू हैव ए से इन गवर्नेंस और की पॉलिसीज। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो नीतियां चलाती थी या जो योजनाएं बनाती थी, उसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। वह लोगों को इस बात की अनुमति नहीं देते थे कि वे सरकार गवर्नेंस के काम में या पॉलिसी मेकिंग में कोई भूमिका निभाएं। नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उसी समय हमारे देश के नेताओं ने इस बात का फैसला किया था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वह इस बात पर होगा
कि चूजिंग ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड गिव सिटीजन ए चांस टू पार्टिसिपेट। यानी संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रवादी आंदोलन के समय ही, स्वतंत्रता संग्राम के समय ही इस बात को महसूस कर लिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर किसी तरह का अधिकार या सरकार के काम में जन भागीदारी नहीं है, तो हम जब संविधान बनाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से लेके वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट तक में सरकार के बनाने में तो जनता की भागीदारी होगी ही, साथ ही साथ सरकार को चलाने में भी जनता की भागीदारी होगी। यानी सरकार की जो भी नीतियां, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाएगी, संसद के द्वारा बनाई जाएगी। और संसद होगा क्या? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपुल। संसद में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे और उन्हीं को कानून बनाने का अधिकार है। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बना रहे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि योजना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता की इच्छा से ही कानून बन रहा है और जनता की इच्छा से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये बैकग्राउंड था जिसके कारण पीपुल पार्टिसिपेशन हमारे संविधान में रखा गया। तीसरा बैकग्राउंड क्या था? पार्टीशन ऑफ इंडिया, सीड्स ऑफ डिवीजन द ब्रिटिश रूल हैड सोन इन द माइंड्स ऑफ किंग्स और प्रिंसली स्टेट वेयर द मेन चैलेंजेस। देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती उस समय देश के नेताओं के सामने थी। सबसे पहली चुनौती विभाजन, देश का डिवीज़न हुआ। आप जानते हैं उसी समय कि भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बने। डिवीज़न के कारण, चूँकि पाकिस्तान देश रिलीजन के बेस पर बना था, धर्म के आधार पर बना था, और बहुत सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यानी हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रहना प्रीफर किए थे, और भारत के हर क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम एक साथ ही रहते थे। तो डिवीज़न के कारण थोड़ी सी जो मनमुटाव था दोनों कम्युनिटियों में, इस द्वेष और आंतरिक जो घृणा की भावना थी उसको दूर करना सबसे पहली सरकार की चुनौती थी। उसके बाद किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट, राजा और देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स और किंग। आप थोड़ा सा इसके बारे में आप ये जानिए कि प्रिंसली स्टेट कौन थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश पर जो शासन चलाती थी, तो देश के सभी क्षेत्र जो थे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट शासन के अधीन नहीं थे। देश के बहुत सारे मुख्य हिस्से पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल चलता था, लेकिन इस देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी थे जहां राजा महाराजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उन्हीं के माध्यम से उस एरिया में शासन चलाती थी। ऐसे राजा महाराजाओं को के राज्यों को प्रिंसली स्टेट कहा गया था, देसी रियासत, और इनकी संख्या लगभग 600 के आसपास थी हमारे देश में, 600। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश को आज़ादी देते देते एक विवाद का ऐसा बीज हमारे देश में छोड़ के गया था ताकि उससे देश में सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, गृह युद्ध। क्योंकि ब्रिटेन चाहता नहीं था देश को आज़ाद करना, वह जानबूझ के प्रिंसली स्टेट को पावर दे के गया। अब ये प्रिंसली स्टेट जो देसी रियासत के, जो उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, जो मुस्लिम थे उनको नवाब कहा जाता था, जो हिंदू थे उनको राजा कहा जाता था। तो ऐसे राजा महाराजा और नवाब जो थे, इन लोगों ने पिछले 200 वर्षों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प किया था हमारे देश पर शासन चलाने में, और इन लोगों की सहायता से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इस देश पर शासन चलाई थी। इसलिए जाते जाते एक रिवार्ड के तौर पर, या उसको आप पुरस्कार कहिए, उस तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार दिया था कि वह या तो भारत में मिल सकते हैं, अपने राज्य को भारत में मिला सकते हैं, पाकिस्तान में भी मिला सकते हैं, और नहीं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यह बहुत बड़ी विवाद की जड़ थी जो सिविल वार के लिए
एकदम माहौल छोड़ के गया था अंग्रेज कि यहाँ भारत सिविल वार में फंस जाएगा, भारत की सरकार और ये प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के पास सभी के पास अपनी सेना थी। तो इस समस्या को डील करने के लिए भारत के जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही कूटनीति से साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियों का सहारा लेते हुए इन प्रिंसली स्टेट के राजाओं को भारत में मिलने के लिए बाध्य कर दिया। जो हर तरीके का सहारा लिया गया उन लोगों से, जो राजा बातचीत से माने, जो ताकत से माने, जो कूटनीति से माने, जो जैसे डील हो सकता था, इन सारे प्रिंसली स्टेट के राजाओं को उस तरीके से डील करके उनको भारत में मिलने के लिए मनाया गया। और इसके बाद यह सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती को तो हमारे देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर ने बहुत आसानी के साथ और कुशलता के साथ इसको पूरा किया। और इस चुनौती के बाद जो बहुत सारे नए राज्य बने थे, उन राज्यों के बीच आपसी भाईचारा कायम करना रखना भी जरूरी था। और इन तरह की चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न देने की ज़रूरत थी ताकि राज्यों के बीच या जो प्रिंसली स्टेट राज्य में मिले हैं उनके बीच किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन या कोई विवाद या किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं हो। और इस बात को, इन भावनाओं को ध्यान में रख के भारतीय संविधान का निर्माण शुरू किया गया। अगला जो बैकग्राउंड था, भारत का सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यह बहुत ही खराब थी। सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन की सोसाइटी कास्ट में बटा हुआ था। जातिगत भेदभाव इतना था कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ बैठना, खाना पीना तो छोड़, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। ये पूरी भावना थी। लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। हालांकि अनटचेबिलिटी को सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस बनाया था, लेकिन संविधान में बना देने से समाज की मानसिकता बदल जाती है, ऐसा संभव नहीं था। समाज की मानसिकता उस समय में ऐसी थी जिसको दूर करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इकोनॉमिक कंडीशन, तो आर्थिक हालत की तो आप सोचिए ही नहीं। जिस देश को 200 वर्षों तक विदेशी औपनिवेशिक सरकारों ने लूटा हो, उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा हो सकता है। देश की 90% आबादी गरीब थी। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, मोर देन एबव 90% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। खाने तक की परिस्थिति लोगों के पास नहीं थी। खेत तो थे, लेकिन एग्रीकल्चर परंपरागत तरीके से होती थी, अनाज नहीं उपजता था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि गांधी जी का जो आप तस्वीर देखते हैं, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक तरह से डैट वाज द सिंबल ऑफ इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिकों का वह एक प्रतीक था, गांधी जी का पहनावा, कि देश के सारे नागरिकों का परिस्थिति वैसा ही था। और इसलिए इस सोशल डिफरेंस को मिटाना, इसके अलावा विभाजन के कारण कम्युनल टेंशन भी पैदा हो गया था, सांप्रदायिक तनाव भी हमारे देश में था। इसको दूर करना, कम्युनल टेंशन को दूर करना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और देश के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस को ख़त्म करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इतने सारे चुनौतियों, चैलेंज को सामने में रख के भारत के संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाने का काम किया। और चूँकि उनके दिमाग में ये सारे प्रॉब्लम थे, जिन प्रॉब्लम के बारे में हमने अभी आपको बताया कि बैकग्राउंड क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो देश की हालात ऐसे ही थी। और ऐसे हालात में, ऐसे देश में जहाँ हजारों जातियाँ रहती हैं, जहाँ दुनिया के तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हों, जिस देश में हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, विचार बदल जाता है,
इतने विशाल देश के लिए एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही कठिन काम था, ताकि संविधान का मतलब होता है कि संविधान में लिखी बातों के ऊपर देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास हो और उस संविधान में वह पूरी तरह विश्वास रखता हो, सहमत हो, वही संविधान कहा जा सकता है। तो एक ऐसा यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जो एक्सेप्टेबल हो, देश का हर क्षेत्र का नागरिक उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग और केरल में रहने वाले लोग दोनों की बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हैं। कच्छ में रहने वाले लोग और कोहिमा में रहने वाले लोग दोनों के बीच बिल्कुल डिफरेंस। तो इन सारे डिफरेंसेस को मैनेज करके और एक ऐसा यूनिफॉर्म रूल्स और रेगुलेशन बनाना जो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को एक्सेप्ट करने में कोई कठिनाई नहीं हो, यह बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चैलेंज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत के संविधान बनाने वालों ने इसको पूरा किया। और मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से समझने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्लास में कि हमारे संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का काम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यह असेंबली लगभग 300 लोगों की एक सभा थी। 300 मेंबर्स इसमें थे और इन सभी मेंबरों ने 1946 से लेके 1949 तक लगभग 2 वर्ष 11 महीने लगे थे संविधान बनाने में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। तो ये 300 लोगों की कमेटी ग्रुप ने लगभग 3 वर्षों तक कड़ी मेहनत की, तब जाके ये हमारे देश का संविधान बना। और ये सभी जो मेंबर्स थे वह देश की परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ़ थे, देश के लोगों के विचारधाराओं से पूरी तरह वे अवगत थे कि हाँ देश के लोग क्या चाहते हैं, उनकी आकांक्षाओं से भी अवगत थे, देश की संस्कृति के बारे में भी उनको जानकारी थी। और ये 300 जो मेंबर्स बनाए गए थे उसमें ये ध्यान रखा गया था कि देश का कोई भी हिस्सा नहीं हो जहाँ से वो मेंबर नहीं आया हो। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को, किसान हो, पत्रकार हो, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, यानी जो हर कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, ताकि वे अपने कम्युनिटी के लोगों के ग्रीवांसेस को, उनके एस्पिरेशन को वह वहाँ रख सकें। और कोई भी एक लाइन जो संविधान में लिखी गई है उसको लिखने से पहले उस पर काफ़ी डिबेट हुआ है, व्यापक बहस हुआ है। और बहस के बाद जब कंक्लूजन जो निकला है सर्वसम्मति के आधार पर, सबकी सहमति से ही संविधान के सारे प्रोविज़न को लिखा गया है। तो इसको हम पॉइंट वाइज याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है, फर्स्ट जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म, संघवाद हिंदी में इसको कहते हैं, फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म का मतलब है कि हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया है, यूनिटरी और फेडरल। डेमोक्रेसी के ये 2 तरीके होते हैं, सरकारों की 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट छोटे देशों में कामयाब होता है, जैसे ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है,
ब्रिटेन छोटा कंट्री है, वहाँ एक ही सरकार होती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। राज्यों में कोई सरकार नहीं होती, बल्कि राज्यों में प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ही आदेश पर वे सारे काम करते हैं। राज्यों में कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होती है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है, जैसे अमेरिका कंप्लीट रूप से फेडरल कंट्री है, जहाँ, और हमारा देश भी इस आधार पर एक फेडरल कंट्री है कि हमारे देश में मुख्य रूप से दो सरकारें काम करती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की सरकार होती है, और देश के अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, राज्य सरकारें भी होती हैं। और आगे चल के पंचायती राज के अंतर्गत एक तीसरी तरह की सरकार, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो गांव में मुखिया, सरपंच और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन क्षेत्र में चेयरमैन के रूप में ये सरकार कायम करती है। तो हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था यहाँ लागू की है। और यह इसलिए ज़रूरी था कि भारत इतना विशाल देश है कि एक जगह से बैठ के देश के हर क्षेत्र के ज़रूरतों को, वहाँ के नागरिकों के एस्पिरेशन और उनके नीड्स को जज करना, समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमारे संविधान में ये प्रोविज़न बनाया गया कि एक केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए वो सरकार होगी, पूरे देश के लिए काम करेगी, और हर राज्य में भी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो लोकल लेवल पर लोगों के समस्याओं का समाधान करेगी। तो इसके लिए यही फेडरलिज्म है, संघवाद, कि हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है और तीनों के अधिकार अलग अलग संविधान में लिखे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से विभाग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, उनका क्या काम होगा, केंद्र सरकार का क्या काम होगा, राज्य सरकारों का क्या काम होगा, पंचायती राज व्यवस्था का क्या काम होगा, ये स्पष्ट रूप से क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। एक लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची उसको कहते हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार है, कानून उस पर वो बनाएगी, लॉ बनाने का अधिकार है। जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं, राज्य सरकारें उसमें कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन यदि दोनों सरकारों के कानून के बीच में कोई डिफरेंस होता है तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून ही बाध्यकारी माना जाता है, लागू माना जाएगा। तो ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, ये हमारे संविधान की पहली मुख्य विशेषता है। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आप इसके लिए 2 देशों का उदाहरण समझ सकते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका, यूएसए इज ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारा देश भी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे देश में जो सिस्टम है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा संविधान मूल रूप से ग्रेट ब्रिटेन के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है, ब्रिटेन के संविधान के आधार पर। और ब्रिटेन में चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, इसलिए भारत ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। दोनों सिस्टमों में एक डिफरेंस क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, देश का नागरिक डायरेक्ट उनका चुनाव करता है, उनको इलेक्ट करता है वोट दे के। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खड़े होते हैं। आप अमेरिका में देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं और कॉमन पीपुल, सिटीजन, नागरिक उनको वोट दे के डायरेक्ट जिताती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ देश का प्रेसिडेंट, जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, वह नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव और रियल हेड इस देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ देश के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, शासनाध्यक्ष उनको कहा जाता है, वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। और जिस देश में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ उस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रेसिडेंट होते हैं। तो दोनों के चुनाव में भी अंतर है। संसदीय प्रणाली में पूरे देश को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे पूरे देश को 545 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। 543 पेयर चुनाव होते हैं और उससे 543 क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि चुन के आते हैं। उसमें जो मेजॉरिटी होता है, जैसे 543 का आधा होगा 272, तो 272 जिस दल के पास भी इलेक्शन के बाद मेंबर होते हैं वह सरकार बनाने का क्लेम करता है और वह अपना लीडर चुनता है। रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी इलेक्शन के बाद अपना लीडर चुनती है और वही लीडर देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप पहले प्रधानमंत्री का घोषणा कर दें या इलेक्शन के बाद करें, ये आप पर डिपेंड है। कोई ऐसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर का ऐलान करके चुनाव लड़ती है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करती हैं। तो ये उनके इच्छा पर है, आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में भी चुन सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है कि मेजॉरिटी पार्टी के लोग ही देश के पीएम को चुनेंगे। देश का पीएम जो भी व्यक्ति बनता है वह पूरे देश के लोगों के, नागरिकों के वोट से वह खुद नहीं जीता होता, बल्कि उसके दल के लोग जीते होते हैं। जबकि अमेरिका में सीधा सिस्टम है कि जो भी राष्ट्रपति चुनाव जीतता है वह देश के नागरिकों के समर्थन से ही चुनाव जीतता है डायरेक्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारे देश के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के तरीके पर हमने अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जहाँ पीपुल 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट डालते हैं, अपने अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि जो है जा कर के सरकार का गठन करता है और सरकार के हेड प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है। वोट डालने के लिए मिनिमम एज 18 है, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 है, 25 साल। 25 साल की उम्र के बाद ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट 18 साल ही है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। तीसरी जो विशेषता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे देश के संविधान में किसी भी स्टेट के या किसी भी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इन तीनों का महत्व होता है। लेजिस्लेचर का भी महत्व है, एक्सिक्यूटिव का भी महत्व है और जुडिशियरी का भी महत्व है। और ये तीनों ऑर्गन के पास हमारे देश के गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स संविधान में दिए गए हैं, उन सारे शक्तियों को इन 3 ऑर्गन्स के बीच डिवाइड कर दिया गया है। कुछ शक्तियां लेजिस्लेचर के पास हैं, कुछ पावर्स एक्सिक्यूटिव के पास हैं और कुछ पावर जुडिशियरी के पास हैं। देश के पार्लियामेंट के सारे मेंबर, जितने भी सदस्य चुने जाते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, ये बाद में तय होगा, लेकिन पार्लियामेंट के सारे मेंबर लेजिस्लेचर कहे जाते हैं, विधायिका हिंदी में उनको कहते हैं। अब हमारा पार्लियामेंट 2 भाग में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245। ये जो 790 मेंबर हैं, ये ऑल मेंबर्स आर कॉल्ड कॉलेक्टिवली लेजिस्लेचर, इनको विधायिका कहते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है एक्सिक्यूटिव, ग्रुप ऑफ पीपुल हु रन्स द गवर्नमेंट, लोगों का ऐसा समूह जो सरकार चलाता हो, सरकार का काम करता हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स
इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। रूलिंग पार्टी के सारे मेंबर एग्जीक्यूटिव नहीं होते। जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है तो बीजेपी के जितने सांसद जीते हैं वो ऑल आर नॉट कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं कार्यपालिका। और हमारे देश में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर 5 साल में चेंज होता है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिसर और कर्मचारी, चाहे वह केंद्र सरकार का अधिकारी हो या राज्य सरकार का ऑफिसर हो या केंद्र सरकार का एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, या राज्य सरकार का कर्मचारी हो, ऑल आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ये सभी लोग कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। सामूहिक रूप से इन दोनों को कार्यपालिका कहा जाता है। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है डिसीजन लेना, वह डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है देश के लिए, कौन सी पॉलिसी चलानी है, कौन सा योजना बनाना है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर और कर्मचारी होते हैं, उनका काम होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर उनको उतारना, लागू करना। जैसे प्रधानमंत्री को योजना बनाया कि हमें पूरे देश में 6 लेन रोड बना देना है, तो 6 लेन रोड प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर आके नहीं बनाएंगे, वो इंजीनियर बनाएगा, डीएम होगा, ऑफिसर होगा, जो कर्मचारी देश के हैं वो उसमें काम करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ही नहीं होता, बल्कि देश के ऑल ऑफिसर्स एंड ऑल एम्प्लॉइज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। वे भी कार्यपालिका के ही हिस्सा माने जाते हैं। तीसरा ऑर्गन्स है जुडिशियरी, न्यायपालिका। ए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अंग का काम है सरकार बनाना, सरकार चलाना। जुडिशियरी को सरकार न बनने से कोई मतलब है और न सरकार कैसे चलेगी इससे उसको कोई मतलब है। जुडिशियरी सिर्फ सुपरविजन पावर है उसका, कि जुडिशियरी यह देखता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो काम कर रही है वह संविधान के दायरे में है कि नहीं। अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ऐसा डिसीजन करती है या कोई भी ऐसी योजना बनाती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी उस सरकार को ऐसा काम करने से रोक सकती है, रोक देती है। अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि बहुमत के आधार पर कानून बनता है, तो सपोज दैट कि यदि कोई पार्टी अकेले 2/3 मेजोरिटी ले आए तो वो अपनी इच्छा से कोई भी कानून पास करा सकता है। तो इसी को रोकने के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी का बेवजह फ़ायदा उठा करके कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, इसके लिए जिम्मेवारी देश की जुडिशियरी को दी गई है, न्यायपालिका को दी गई है। न्यायपालिका आप आगे जुडिशियरी चैप्टर में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये जुडिशियरी है। तो जुडिशियरी के मुख्य रूप से काम है देश में न्याय करना, न्यायिक जुडिशियल सिस्टम वो देखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जिम्मेदारी ये भी होती है, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट हैं उनकी जिम्मेदारी होती है लोगों के बीच आपसी विवाद वगैरह को सुलझाना। और ये मुख्य रूप से पब्लिक के बीच जो विवाद होता है वो हाई कोर्ट तक जाके सुलझ जाता है, बहुत रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से ऐसे डिस्प्यूट को का समाधान होता है जो बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन पीपुल टू गवर्नमेंट। और एक तो ये रिजोल्व करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, दूसरा उनका काम है कि गवर्नमेंट के फंक्शन को देखना कि राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है वह लॉ, रूल्स और रेगुलेशन का वायोलेशन तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन तो नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से लेजिस्लेचर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग लॉज
कानून बनाना विधायिका का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ कंट्री। अगर कोई लॉ देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी उस लॉ को रोक सकती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है कि हमारे देश में सेंट्रलाइज पावर नहीं है, लेजिस्लेचर अकेले कुछ नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव भी अकेले कुछ नहीं कर सकती और जुडिशियरी भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, बल्कि कंबाइंड रूप से ये तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के फंक्शन को करते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये सबसे बड़ी विशेषता है और कॉमन पीपुल के लिए मोटा मोटी जो कम समझने वाले लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं वो फंडामेंटल राइट्स के आधार पर ही यह जज करते हैं कि सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है कि खराब काम कर रही है, कि उनको अधिकार है या नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट पब्लिक का रिलेशन होता है, नागरिकों को ही अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे देश के नागरिकों को संविधान के अंतर्गत 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इस बारे में वो अवगत थे कि हमारे देश का बेसिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है। इसलिए वो जानते थे कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश में एजुकेशन, लॉ और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ों के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन तीनों के मैटर में भेदभाव करके शासन चलाती थी। लोगों को ना कोई मीटिंग और पब्लिक प्लेस पर कोई मीटिंग या सभा करने की इजाज़त नहीं थी। गवर्नमेंट से कुछ चीज़ों को डिमांड करने का भी उनको अधिकार नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड में बिना ट्रायल के उनको अरेस्ट भी किया जाता था और उनको अपने बचाव का डिफेंड करने का कोई चांस भी नहीं दिया जाता था। तो इन तीनों चीज़ों को रिमेडी करने का, सुधार करने का प्रयास फंडामेंटल राइट के द्वारा दिया गया है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, यह कहता है कि देश के सारे नागरिक कानून की नज़र में एक समान हैं, किसी के साथ भी उनके जाति, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम, सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने, कोई काम करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने, अपना विचार व्यक्त करने या किसी भी तरह का प्रोफेशन अपनाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते। उसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड लेबर, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको मानव व्यापार कहते हैं, या फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, इन सब चीज़ों को पनिशेबल क्राइम के रूप में रखा गया है कि अगर इस तरह का आप किसी का शोषण करने का प्रयास करते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर, इन 3 चीज़ों को पनिशेबल क्राइम माना गया है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार अपनी पसंद का धर्म को मानने, उसका एक्टिविटी करने की छूट है। इसके अलावा एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, अपनी इच्छा के अनुसार संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो हिंदू के अलावा बाकी जो धर्म वाले लोग हैं इस देश में, वो सभी माइनॉरिटी माने जाते हैं, अल्पसंख्यक। तो ऐसे लोगों को अपने इच्छा के अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार के तहत चाहे क्रिश्चियन स्कूल हो या मदरसे वगैरह चलते हैं जहां रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है, तो ये माइनॉरिटी ग्रुप को ये राइट्स दिए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहता है कि यदि नागरिकों के किसी अधिकार का वायोलेशन हुआ है, ये जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इन फंडामेंटल राइट का वायोलेशन अगर सिटीजन के तरफ से हो रहा है या सरकार आपके फंडामेंटल राइट का को वायोलेट कर रही है, तो दोनों ही परिस्थितियों में यू हैव टू गो टू द कोर्ट। आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि किसी देश की सरकार या हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या इवन कोई हमारा फेलो सिटीजन ही क्यों नहीं हो, अगर किसी के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात का अर्जी लगा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा की जाए। इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। जैसे इसमें एक कॉमन चीज़ आप समझेंगे कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, सपोज्ड है, तो क्या क्या ज़रूरी है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि पुलिस से आप ये पूछ सकते हैं, पुलिस को ये बताना ज़रूरी होगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना कॉज बताए पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात कि पुलिस आपके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकती है, चाहे वो कितना से कितना बड़ा भी अपराधी क्यों नहीं हो। तीसरा कि अरेस्टिंग के विदिन 24 आवर, गिरफ्तार किए गए से जब उसको गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर, जिसमें जहां उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने में जितना टाइमिंग लगता है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए महनार में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 2 घंटे टाइम निश्चित किया गया है महनार से हाजीपुर जाने का, कि 26 घंटे के अंदर उसको निश्चित रूप से हाजीपुर पहुंचा देना होगा अरेस्ट करने वाले व्यक्ति को। पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी को थाने में बंद नहीं रख सकती। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और वहाँ बताना होगा कि हमने इसको किस लिए गिरफ्तार किया, और मजिस्ट्रेट इस बात को डिसाइड करेगा कि इस आदमी को जेल भेजा जाए कि इसको बाहर छोड़ा जाए। पुलिस कैन नॉट हिमसेल्फ डिसाइड इट। तो इस तरह के बहुत सारे राइट, इसी को हार्पस कॉपर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, 9 क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो कारण जानना जरूरी है कि क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इसमें बुक्स में आप देख लेंगे कि यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट हैं, बुक में भी दिया गया है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 46 सब्जेक्ट हैं। याद रखना है ये तीनों को। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और इसमें याद रखने की चीज़ है जो बुक से आप पढ़ेंगे कि हमारे देश के संविधान के बारे में हमने आपको भी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूप से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। तो और भी दूसरे देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई है, वो भी आपके इस बुक में बॉक्स में नीचे देखिए लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बुल यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फेडरलिज्म जो है वह कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वह आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये 2 चीज़ें इसमें पढ़ना है, इसको आप पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और ये जो लास्ट पेज में आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, इसको आपको याद कर लेना होगा। ये 10 लाइन को एकदम पूरी तरीके से आप कर लेंगे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा 1 to 10 एकदम लाइन बाय लाइन आपके बुक में अच्छे तरीके से लिख दिया गया है।
इसको लाइन बाय लाइन 1 to 10 आप याद कर लेंगे और बाकी चीज़ों को सब याद कर लेंगे। बुक्स पढ़ेंगे घर में रह के और जो अभी हम समझाए हैं उसको ध्यान में रखेंगे, फिर इस चैप्टर में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल।